हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5वीं का खा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ, पहला दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, और दूसरा दिया हुआ राउल्ट के नियम को समझाइए। और दोनों क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं, टोटल ओवरऑल 4 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभिक्रिया का दर या वेग, मतलब अभिक्रिया का वेग लिखाओ या दर लिखाओ, दोनों एक ही चीज़ है। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि अभिक्रिया का दर या वेग क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। तो आशा करता हूँ हम लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए इसको गणितीय मेथड से समझते हैं। अभिक्रिया का दर R बराबर होता है डेल्टा C अपान डेल्टा T होता है। यहां पर जो डेल्टा C है सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा C क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा T जो है वो है समयांतराल। समयांतराल है। और इसको मैं आप लोग को इसके माध्यम से डिफिनेशन बता रहा हूं। यहां पर हम लिख देंगे डेल्टा T बराबर 1, इकाई समय का है ना, इसको हम कह सकते हैं एकांक लिख सकते हैं, या यूनिट लिख सकते हैं, या इकाई लिखेंगे, ये लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन यहां से क्लियर है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, मतलब यहां पर 1 मान लेंगे तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा C हो जाएगा। तो समय को हमने एकांक 1 मान लिया, तो यहां से आप लोग डिफिनेशन बताएंगे। यहां पर हमने डेल्टा T बराबर 1 मान लिया, 1 मतलब एकांक, या इसी को यूनिट कहेंगे या इकाई मान लिया। तो यहाँ पर T बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर R बराबर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो यहाँ से डिफिनेशन बताएंगे, एकांक समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर या वेग कहलाती है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए 4A प्लस 5B एरो, यहां पर हमने मान लिया उत्पाद के रूप में C मान लिया। ये उत्पाद है। अभिक्रिया का जो मतलब वेग होता है, यहां से निकालेंगे तो अभिक्रिया के वेग R बराबर आएगा। जहां पर आगे होता है ना, उसको 1 में लिख देते हैं, जो रेक्टेंट में रहता है उसके आगे माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन A अपान डेल्टा T हो जाएगा। तो यहाँ से एकांक समय में ये अभिक्रिया की क्या है, दर निकाला गया है। और इसका निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये R इक्वल टू 1/5, रेक्टेंट में माइनस लगाएंगे, यहाँ से हो जाएगा D कंसंट्रेशन B अपान डेल्टा T हो जाएगा। और प्रोडक्ट जो निकालते हैं वो प्लस में आता है। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा D कंसंट्रेशन C अपान डेल्टा T हो जाएगा। प्रोडक्ट वाला जो रेट निकालते हैं ना वो प्लस में आता है, रिएक्टेंट वाले में क्या होता है, माइनस होता है। और आगे जो रहता है ना उसको बटे में लिख देते हैं, माइनस करके लिख देते हैं। तो इससे एकांक समय में ये क्या निकला है, अभिक्रिया क्या वेग निकला है या दर निकला है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो कोई पूछे आप लोगों से कि अभिक्रिया का दर या वेग क्या होता है, तो बताएंगे एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो चलिए आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब। तो आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम को समझाइए। राउल्ट के नियम के बारे में बताना, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, ये इसको समझते हैं विस्तार पूर्वक। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर दरो विलयन, मतलब इसमें जो विलयन होगा वो क्या होगा, दरो होगा। दरो विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मेन डिफिनेशन इसमें यहीं से है, किसी वाष्पशील अयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती। तो आइए इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमने 2 अयवी घटक ले लिया, दोनों वाष्पशील है।
पहले को मान लिया विलेय है और दूसरे को मान लिया विलायक है। यहाँ पर लिखा है वाष्पशील अवयवी घटक। वाष्पशील मतलब कोई द्रव है, यहाँ पर द्रव ए मान लिया और द्रव बी मान लिया, और इसीलिए इसको हम कहते हैं द्रव द्रव विलयन, इसे द्रव द्रव विलयन भी कहेंगे। तो यहाँ पर अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, अवयवी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब हम मान लेते हैं कि पीए है, और अवयवी घटक बी का आंशिक वाष्प दाब हम मान लेते हैं पीबी है। और यहाँ पर अवयवी घटक ए का मोल प्रभाज हम मान लेते हैं यक्स ए है, और अवयवी घटक बी का जो मोल प्रभाज है वो यक्स बी है, ये हमने मान लिया। और आप जानते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अवयवी घटक हमने मान लेते हैं ए का आंशिक वाष्प दाब, अवयवी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव के मोल प्रभाज की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मोल प्रभाज हमने अवयवी घटक ए का क्या माना है, यक्स ए माना है, तो इसके मोल अंश के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अवयवी घटक बी का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यक्स बी हो जाएगा। यही है राउल्ट का नियम। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा पी जीरो ए इंटू यक्स ए हो जाएगा। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से पी बी बराबर हो जाएगा पी जीरो बी यक्स बी हो जाएगा। यहाँ से यदि आप लोग को डिफिनेशन बताना है कि राउल्ट का नियम क्या है तो बताएंगे आंशिक वाष्प दाब अवयवी घटक, मतलब अवयवी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब अवयवी घटक ए के मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर अवयवी घटक बी का आंशिक वाष्प दाब अवयवी घटक बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो मैंने ये आ गया। तो डिफिनेशन से क्लियर है कि किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती हो गया। इसी के रिगार्डिंग ये लिखा गया है। तो यदि हम निकाल लें यहाँ से कुल विलयन का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब P बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ये हमने क्या निकाला, कुल विलयन का आंशिक वाष्प दाब, मतलब दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से पी ए का मान कितना है, ये है, और पी बी का मान क्या है, इतना है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा पी जीरो ए यक्स ए प्लस पी जीरो बी यक्स बी हो जाएगा। तो ये आ गया कुल विलयन का आंशिक वाष्प दाब। मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ। ये जो राउल्ट का नियम है केवल अतितनु विलयन के लिए ही लागू होता है, ये सांद्र विलयन के लिए लागू नहीं होता है। डिफिनेशन आप लोग को क्लियर है। राउल्ट के इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन, इसमें जो दोनों अवयवीकरण लेंगे दोनों क्या होगा, वाष्पशील होगा। द्रव द्रव विलयन और वाष्पशील कौन होगा, जब वो कोई लिक्विड होगा या द्रव होगा में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब। तो यहाँ पर वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब पी ए मान लिया गया अवयवी घटक ए का, और बी का कितना मान लिया, पी बी मान लिया गया। तो यहाँ पर डिफिनेशन से ही क्लियर है कि किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अवयवी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब अवयवी घटक ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ से लिख दिया, यही है राउल्ट के नियम का डिफिनीशन, यही बताएंगे। ये दोनों के रिगार्डिंग लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो यहाँ पर पी जीरो ए आ गया, यहाँ पी जीरो बी आ गया, और कुल विलयन का आंशिक वाष्प दाब निकाला गया तो दोनों को जोड़ लिया गया। तो यहाँ से आ गया कुल विलयन का आंशिक वाष्प दाब। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब इसके आगे का सोल्यूशन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।